हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फाइन। चलिए आज हम देखते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले, देखिए पिछले लेक्चर में यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2, इसमें हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस देखे थे, पूरे लमसन पूरे बेसिक फॉर्मूलेज और बेसिक डायमेंशंस पूरे देख लिए थे। तो उस पे ही बेस्ड हम पिछले 10 ईयर्स के नीट में और JEE में जो क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चंस के डायमेंशंस निकालेंगे। जैसा कि मतलब मैंने कहा था, टॉपिक में से सब टॉपिक पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कंसेप्चुअली और उस पे बेस पिछले 10 ईयर्स में जो जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस नीट में और JEE में सारे लगा देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ढूंढने नहीं पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, कौन सी सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन सी सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 फिजिक्स विद जुमेद के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे, JEE मेंस 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन, पूरे पूछे हुए क्वेश्चंस, तो मतलब आपका बेस बहुत क्लियर हो जाएगा इससे। इसमें क्या पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालो बोल रहा है, MLT और C में निकालो बोल रहा है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालो, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालो मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए, है ना, कुछ तो भी रिलेशन चाहिए जिसकी वजह से हम निकालते हैं डायमेंशन, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पूरा डीप और डिटेल में देखा था। तो देख लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से है, कैसी बनती है और किस तरीके से वो हमें मिलेगी। देखिए फ्लो ऑफ करंट, देखिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या वायर है जिसमें से फ्लो ऑफ करंट जा रहा है। जैसा फ्लो ऑफ करंट बनेगा तो इसके आजू बाजू क्या बन जाती है, मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय B। अब इसमें एक चार्ज पार्टिकल रख दिया हमने, चार्ज पार्टिकल रख दिया और उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, तो ये चार्ज पार्टिकल थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा। मतलब डिफ्लेक्ट हो गया अपने पाथ से, तो न्यूटन कहता है जब तक कि कोई चीज़ डिफ्लेक्ट नहीं होती तब तक कि कोई फोर्स उसे लगता नहीं। मतलब यहाँ कोई तो भी फोर्स होगा, तो वो फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है और उसकी वेलोसिटी कितनी है और कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है, रिलेशन बन सकता है F/QV। तो देखिए आपको तो F का तो डायमेंशन पता ही है, मैंने m1 L1 T⁻⁻²। चलिए ठीक है, देखिए चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इज इक्वल्स टू I × T। चलिए I का क्या है, A और T का कैपिटल T, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है चार्ज का। मगर इसने कहा है MLT और C के फॉर्म में, मतलब इसका यूनिट क्या है, C को ही कह रहा है कि डायमेंशन कंसिडर कर लो इस प्रॉब्लम में। तो चार्ज की जगह क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। चलिए V की जगह L⁻⁻1 लिखेंगे वेलोसिटी। चलिए L से L कट जाएगा, T⁻⁻1 है, ऊपर जाएगा तो T⁻+1 हो जाएगा, -2 + 1 = T⁻⁻1 हो जाएगा, m⁻1 हो जाएगा, L तो कट गया है, C⁻⁻1 हो जाएगा ऊपर जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन C आपका आंसर है आपकी स्क्रीन पर। AIPM3 2008 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये बोल रहा है कि 5 फिजिकल क्वांटिटीज दे रखा है और उनमें से ऐसी 2 फिजिकल क्वांटिटी आप बता दीजिए जिसका डायमेंशन सेम है। तो मतलब 5 फिजिकल क्वांटिटीज का हमें डायमेंशंस निकालना पड़ेगा और फिर उस पे हमें समझने पड़ेगा कि कौन से 2 ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है। तो देखिए आप देख रहे हो सेकेंड वाला और थर्ड वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट रेशियो है लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मतलब लाइट का ही दोनों ऊपर नीचे डायमेंशन आने वाले, वो कट जाएंगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा। और थर्ड वाला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो परमिटिविटी ऑफ मटेरियल अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब दोनों परमिटिविटी का है तो दोनों का डायमेंशन एक जैसा आएगा और दोनों कट जाएंगे, दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। तो सेकंड और थर्ड दोनों डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। देखिए डायमेंशन सेम बोल रहा है, तो देखिए डायमेंशन सेम जब बोल रहा है तो दोनों क्वांटिटी सेकंड और थर्ड ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो फिर आपको फर्स्ट और
फोर्थ और फिफ्थ तो देखना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट का देख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी कहा है, क्या बोला, एनर्जी डेंसिटी। जब मास डेंसिटी होती तो क्या लिखते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी बोला है तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख ले। तो अब एनर्जी का तो आपको मालूम है, वर्क का जो डायमेंशन होता है वही एनर्जी का होता है। वर्क इज नथिंग बट इक्विवेलेंस टू एनर्जी, m1 L² T⁻⁻²। आ गया एनर्जी का। अब वॉल्यूम का L⁻³ हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, m1 L⁻, यहाँ का 1 ऊपर जाएगा L⁻⁻1 और T⁻⁻²। ये किसका डायमेंशन है, एनर्जी डेंसिटी का। चलिए ठीक है, सेकंड और थर्ड तो देख लिया। फोर्थ है यंग्स मॉड्यूलस डिनोटेड बाय ई। यंग्स मॉड्यूलस डिनोटेड बाय ई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखिए जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं होता है। और स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। देख लीजिए, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या है, m1 L1 T⁻⁻², और a का L²। चलिए ये से ये कट गया तो L⁻1 बचा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, m1 L⁻⁻1 T⁻⁻²। चलिए ठीक है, तो यही बन जाएगा m⁻1 L⁻⁻1 और T⁻⁻²। चलिए ठीक है। अब स्ट्रेन का तो डायमेंशन लेस है, आपको पता ही है, फिर भी देख ले। स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए लेंथ का क्या होता है डायमेंशन, कैपिटल L इन द ब्रैकेट और कैपिटल L इन द ब्रैकेट, दोनों लेंथ ही है, दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, डायमेंशन लेस। मतलब जो स्ट्रेस का आया है वही यंग्स मॉड्यूलस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा डायमेंशन। तो देख लीजिए m⁻1 L⁻⁻1 T⁻⁻², ये दोनों डायमेंशन एक जैसे दिख रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन में 1 और 4 दे रखा है, हाँ दे रखा है, तो कौन सा बनेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। सी आपका ऑप्शन रहेगा राइट। चलिए ठीक है, इरेज कर लो। ठीक है, AIPMT का प्रॉब्लम 2010 का आपकी स्क्रीन पर देखिए। इस प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² का डायमेंशन पूछ रहा है। देखिए आपको तो पता है 1/2 कांस्टेंट इसका डायमेंशन नहीं होता है। एप्सिलॉन नॉट का हम कूलम के फोर्स से निकाल लेंगे और इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी निकाल लेंगे। देख लीजिए, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है, कूलम ने कहा है वो कितना फोर्स होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। चलिए ठीक है, एप्सिलॉन का निकालना है तो एप्सिलॉन को यहाँ पर ले ले। 1/4 पाई का कोई होगा कि डायमेंशन, नहीं होगा, कांस्टेंट है। Q1 Q2 अपॉन FR²। चलिए ठीक है। अब Q1 का क्या होगा आपको पता ही है, AT है ना, और Q2 का भी AT होगा। चलिए ठीक है, ये डायमेंशन इसका, ये डायमेंशन इसका। F का m1 L1 T⁻⁻²। चलिए ठीक है, और R का एक डिस्टेंस है और उसका स्क्वायर है। चलिए ठीक है, जब बेस सेम रहा तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। चलिए ठीक है, लिख लेंगे m1 L⁻³ और T⁻⁻², और बेस सेम है तो पावर ऐड, बेस सेम है तो पावर ऐड, तो क्या हो जाएगा T² A²। चलिए ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले। m⁻1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, L⁻³ ऊपर जाएगा तो L⁻−3 हो जाएगा, T⁻−2 ऊपर जाएगा तो T⁻2 हो जाएगा, T⁻2 इज इक्वल्स टू T⁻4 A⁻²। ये डायमेंशन किसका आ गया, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन है। चलिए ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का आ गया है। अब निकाल देते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड का। देखिए ये चार्ज पार्टिकल है, यही समझ लीजिए एक चार्ज पार्टिकल, ये यहाँ पर उठा के रखा हूँ। ये अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिकल फील्ड एक एनर्जी बनाता है, खुद ही बना देता है। देखिए यही होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब यहाँ पर एक और एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, कभी नेगेटिव रखा तो ये इसके तरफ खींचे जाएगा, अगर पॉजिटिव रखा तो इससे रिबल होगा। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ये जो चार्ज पार्टिकल अपने आजू बाजू एनर्जी बनाता है ना, वो ही इसके ऊपर एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, और वो फोर्स कितना होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू इसका जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। समझ में आता है।
तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब फोर्स का तो आपको पता है m1 L1 T⁻⁻², और चार्ज का AT। चलिए ठीक है, T ऊपर जाएगा, T⁻⁻1 हो जाएगा, -1 - 2 -3 हो जाएगा, और A⁻1 है ऊपर जाएगा तो A⁻⁻1 हो जाएगा, और m1 जैसी की वैसी, L⁻1 जैसी की वैसी। ये किसका निकला है, इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायमेंशन निकला। मगर यहाँ पर क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है, तो इसका स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा, m² L² T⁻⁻6 हो जाएगा, 3 2 6 -6 A⁻⁻2 हो जाएगा, E² का डायमेंशन। अब दोनों का प्रोडक्ट बोला है, देखिए दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये डायमेंशन किसका है, एप्सिलॉन नॉट का, ये किसका है, E² का। दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, ये यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट कर लिया। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना है, m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻⁴ और A⁻²। चलिए ठीक है, एप्सिलॉन का हो गया। अब ये वाला डायमेंशन यहाँ पर, E² का डायमेंशन यहाँ पर लिख लें, कितना है, m² L² T⁻⁻6 और A⁻⁻2। अब दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। देखिए जब बेस सेम रहे तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, +2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। L⁻⁻3 L⁻², 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, L⁻⁻1 बड़े नंबर के सामने की साइन आ जाएगी। T⁻⁴ T⁻⁻6 तो कितना हो जाएगा, T⁻² हो जाएगा, बड़े नंबर के सामने की साइन माइनस, और A⁻² और A⁻² वैसे ही कट हो जाएगा। तो क्या डायमेंशन आ गया इसका, m⁻1 L⁻⁻1 और T⁻⁻2। तो कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन बी। देख लीजिए ऑप्शन बी आपका आंसर है, ऑप्शन बी। हाँ, और एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, शॉर्टकट तरीका है, मगर मैंने वो बताया नहीं क्योंकि हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जिस तरीके से निकाले थे वैसी कन्वेंशनल तरीके से निकाला हो, क्योंकि आपको कोई फॉर्मूला पता है क्या, अभी नहीं पता है। आपको कोई होमोजेनिटी नाम का प्रिंसिपल पता है क्या, नहीं पता है। इस लेक्चर के बाद वाला जो लेक्चर रहेगा उसमें होमोजेनिटी प्रिंसिपल पूरा डीप और डिटेल में देखेंगे, तो अभी पता नहीं है करके मैंने वो तरीका नहीं बताया। वो वाला तरीका भी आपको दिखा देता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। देखिए देख लीजिए, ये एक फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। अब मैंने बता दिया हूं एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जो वर्क डन का होता है, mL² T⁻⁻2 और वॉल्यूम का L⁻3 हो जाता है। समझ में आता है, L⁻3 का ये 3 का कैंसल, ये L2 गएगा और L⁻1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, mL⁻⁻1 T⁻⁻2। देख लीजिए ये 2 सेकेंड में आ गया। ये कितना टाइम लगा है, ये लंबा प्रोसीजर, मगर याद रखना आपको फॉर्मूला ही नहीं पता था एनर्जी डेंसिटी का ये होता है, तो वो कहाँ से निकालते, होमोजेनिटी प्रिंसिपल ही नहीं पता था कि इसका डायमेंशन जो भी रहेगा लेफ्ट हैंड साइड का या राइट हैंड साइड का इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा। इसका जो डायमेंशन निकाला है वही इसका होगा, ये भी होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी नहीं दिखाया था। तो वो सब डीप और डिटेल में अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। AIPMT ने 2012 में जो क्वेश्चन पूछा था वो आपके स्क्रीन पर देखिए, क्या पूछा था, μ0 एप्सिलॉन नॉट रेज़ टू पावर -1/2 का डायमेंशन निकालो बोला था। μ0 का आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन निकाल लोगे, एप्सिलॉन नॉट का आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन निकाल लोगे। ये देखिए, ये परमिटिविटी होता है और ये परमियाबिलिटी होता है। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेट करता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये एक चार्ज पार्टिकल है, अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है ना। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाता है ना, तो कोई भी मीडियम में बनाता होगा, एयर में बनाता, वैक्यूम में आप चार्ज पार्टिकल रख लोगे तो वो अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड बनाएगा, वैक्यूम हो तो वैक्यूम में बनाएगा, अभी एयर का मीडियम है तो एयर के अंदर बना लेगा। तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर कर लेता है मीडियम,
वैक्यूम ने बनाया, वैक्यूम में बनाया तो वैक्यूम भी स्टोर कर लेगा, अगर एयर में बनाया तो एयर भी स्टोर कर लेगा, या पानी में बनाया तो पानी भी स्टोर कर लेगा कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो स्टोर कर लेता है ना मीडियम, वो ही होता है परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। कितनी परमिटिविटी है, समझ में आता है, मतलब चोर लेने वाली क्षमता। हर एक मीडियम में थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल फील्ड इसमें से चोर लिए जाती है। और देखिए अब एक मैग्नेट है, जैसा कि फ्लो करंट का फ्लो हो रहा है और इसके अतराफ में क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड स्टोर्ड हो जाएगी और चोर लिए जाएगी, कहाँ पर, मीडियम के अंदर। वो कितनी चोरी गई है या स्टोर्ड हो गई, दैट इज नथिंग बट परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। समझ में आता, परमेबिलिटी अगर कभी म्यू नॉट रहा तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम की परमेबिलिटी, कितना वैक्यूम स्टोर कर ले रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट फोर्स अपॉन करंट का स्क्वायर। देखिए फोर्स का तो आपको पता है mL1 T⁻⁻², और करंट का A का स्क्वायर, ठीक। और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, mL1 T⁻⁻², A⁻²। चलिए ठीक, ये किसका, परमेबिलिटी का। और परमिटिविटी, परमिटिविटी का वही होगा, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स, दो चार्ज पार्टिकल है उसके बीच का फोर्स, दैट इज नथिंग बट कूलम्स फोर्स, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो क्या हो जाएगा, ε0 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन f r²। चलिए ठीक है, Q1 का क्या है AT और Q2 का क्या है AT, और f का क्या होगा m1 L1 T⁻⁻² और इसका L² हो जाएगा। चलिए ठीक है, बेस सम रहा है तो पावर हो जाएगी, और L⁻³ ऊपर चल जाएगा तो -3 हो जाएगा, m⁻⁴ ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, T⁻⁴ ऊपर जाएगा तो T⁻⁴ हो जाएगा, A⁻² जैसी की वैसी रहेगा। ये किसका निकल गया, ε0 का। देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट है और raised to power -1/2, तो प्रोडक्ट कर लें, mL⁻⁴ T⁻⁻², A⁻², और m1 m⁻⁻1 L⁻⁻3 T⁻⁴ और A⁻²। +1 से -1 जाएगा, -2 से +2 जाएगा। देखिए 1 में से -3 कैंसिल करो तो कितना होगा, -2 बन जाएगा, और T⁻⁻² में से T⁻⁴ करोगे तो T⁻2 बच जाएगा। रेस टू क्या है, -1/2, ये दोनों का निकला है ये। अब इसकी रेस टू पावर -1/2, चलिए इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और 2 1 2, तो कितना हो जाएगा, T⁻1 हो जाएगा, -1। देखिए ये डायमेंशन किसका है, वेलोसिटी का है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको मैं ये बता दूं, अब ये किसका फॉर्मूला था, ये था स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला था। देखिए आपको ये फॉर्मूला पता होता तो आप होमोजेनिटी लगाते कि इसका जो डायमेंशन है उसका भी वही डायमेंशन होगा। आपको स्पीड का तो डायमेंशन पता था L⁻⁻1, तो ऑब्वियसली इसका भी यही डायमेंशन होगा, तो इतना सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल नहीं पता है, और सेकेंडली आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता था, इसलिए मैंने इतना पूरा प्रोसीजर बताया। मगर आपका बेस क्लियर रहा कि मतलब इसका क्या बनता है, इसका क्या बनता है, सब चीज़ पता रही तो कोई आपको दिक्कत नहीं आती है, कितना हार्ड भी प्रॉब्लम देते फिर। चलिए समझ में आता है, ये शॉर्टकट था, फॉर्मूला मालूम रहता था, होमोजेनिटी प्रिंसिपल मालूम रहती थी तो आराम से निकल जाता था। ये सब लॉन्ग कट है मगर ये बेस है। देखिए ये कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछ ले JEE वाले, हम निकाल लेंगे फिर। चलिए इरेज कर लो। JEE मेन 2013 का ऑफलाइन का पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। क्या पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल ले। बस एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन इससे ही निकालते हैं, यही है,
बस इतना। ये मैं बोल रहा हूँ ना, JEE वालों को बड़ा पसंद है ये फॉर्मूला। JEE मेंस में पूछा गया 2013 में, ठीक, देख लीजिए। अब इसके बाद देख लीजिए 2016 में JEE मेंस में ऑनलाइन में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी निकालो। क्या निकालो? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपने देख ली है पहले लेक्चर में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1/ρ और रेजिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका इनवर्स है, तो समझ में आता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अपने से करंट जाने देगा और रेजिस्टिविटी अपने में करंट रुकाएगा, क्योंकि समवॉट इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। तो रो क्या हो जाएगा? RA अपॉन L हो जाएगा। अब रो की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। देखिए यहाँ RA आ जाएगा अपॉन L और L ऊपर चले जाएगा, LRA। चलिए समझ में आता है। तो अब आपको R भी निकाल सकते हो आप। V इज इक्वल्स टू I इंटू R था, R इज इक्वल्स टू V बाई I है। तो V तो सब्सटीट्यूट कर ले, फिर V अपॉन I सब्सटीट्यूट कर लोगे तो I ऊपर चल जाएगा, ILVA। चलिए अब आपको V भी पता है। V क्या है? आपने सब देखे प्रॉब्लम फॉर्मूले। V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क पर यूनिट चार्ज पे कितना वर्क हो रहा है, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डाल दीजिए, पर यूनिट चार्ज ऊपर चल जाएगा, पर यूनिट चार्ज ILW। चलिए ठीक। अब ये सारे क्वांटिटीज का आपको डायमेंशंस पता है तो सब्सटीट्यूट कर ले बस। चलिए इसका डायमेंशन क्या है? Q इज इक्वल्स टू AT है ना, देख लीजिए Q इज इक्वल्स टू IT, इसका फॉर्मूला है, हम क्या डालते हैं A और T। मगर क्वेश्चन में बोला है, देख लीजिए आप, क्वेश्चन में बोला है I की जगह कैपिटल I यूज करो। मैंने बोला था ना A या I यूज करते हैं, मगर हम यहाँ यूज क्या करेंगे? I यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है IT। चलिए ठीक है। और करंट के लिए तो I यूज करेंगे, चलिए ठीक है। और L तो लेंथ यूज करेंगे, ठीक है। वर्क के लिए ML² T⁻⁻2 और एरिया के लिए L²। समझ में आता है? चलिए ठीक है, ये L² का कटेगा 1L और ऊपर से कटेगा 1L, और ये I बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। चलिए ठीक, यहाँ लिख लेते हैं I² और T, और ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यहाँ 1 बचा था, L⁻3 ऊपर जाएगा तो L⁻³ हो जाएगा। चलिए T⁻⁻2 है तो ऊपर जाएगा तो T⁻+2 हो जाएगा, +2 और ये ऊपर वाला एक 2 तो कितना हो गया? 3। और M⁻1 है, ऊपर जाएगा तो M⁻1 हो जाएगा। ये किसका डायमेंशन आ गया है? इलेक्ट्रिकल। ये ऑप्शन है, देख लीजिए इरेज कर दो। चलिए अब देख लेते हैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोल रहा है? हीट सप्लाइड और हीट एनर्जी इज इक्वल्स टू थर्मल कंडक्टिविटी A θ2 माइनस θ1 इंटू T अपॉन D। चलिए थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालो बोल रहा है, तो थर्मल कंडक्टिविटी इधर ले लो, Q D A θ2 माइनस θ1 इंटू T। चलिए आपको एनर्जी है, हीट एनर्जी है, एनर्जी का तो पता ही है, mL² T⁻⁻2। डिस्टेंस है तो L ही आएगा। चलिए ठीक है, A L² आ जाएगा, एरिया है, और ये थीटा है। थीटा मतलब ये टेम्परेचर का डिफरेंस है। डिफरेंस इज नथिंग बट, या तो थीटा ले लो टेम्परेचर के लिए या फिर के ले लो, मैंने बोला हूँ, और T टाइम के लिए ले लो। चलिए ठीक है, L² है, ये L² से ये L² का कैंसिल हो जाएगा और θ⁻⁻1 आ जाएगा और T⁻⁻1 आ जाएगा। लिख लीजिए m⁻1 T⁻⁻2 है। चलिए L लिख लीजिए पहले,
एल लिख लिए, टी रेस्ट पावर -2 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, टी रेस्ट पावर -3 हो जाएगा, और थीटा रेस्ट टू पावर -1 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए ठीक है, इसके बाद एक और एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू रो जी आर एच बाई 2। सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालो बोल रहा है। देखिए ये क्या है, मास डेंसिटी है, तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन का क्या था, एल टी रेस्ट पावर -2। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन के बराबर एल टी रेस्ट पावर -2, और ये डिस्टेंस है एल हो जाएगा, ये भी एक डिस्टेंस है। 2 का क्या डायमेंशन है, कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। चलिए ये एल क्यूब से क्या क्या कटेगा, एल एल एल, चलिए बचा क्या, एम टी रेस्ट पावर -2। ठीक, सरफेस टेंशन का डायमेंशन आ गया आपके पास। चलिए ठीक है, हमने डिटेल में देख लिया है पिछले 10 इयर्स के एग्जाम्पल्स नीट के और JEE के। हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में से और भी आए हैं क्वेश्चंस, मगर ये सब टॉपिक डायमेंशंस जो डायरेक्टली हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के निकाले ना, उस मेथड से जितने भी क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली पूछे गए थे, तो वो पूरे हमने कवर कर लिया। तो इस पे से आपको समझ में आ गया किस तरीके से कंसेप्ट को समझना और किस तरीके से कंसेप्ट को लगाना। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल डीप और डिटेल में, और उसके एप्लीकेशंस और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। जब तक के लिए थैंक यू।